नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सारे भाई मेरे उपस्थित हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सा आज तबीयत नासाज नहीं है, ठीक। तो सारे भाई जल्दी से आ जाएं, फटाफट से आ जाएं। और थोड़ी ये पीडीएफ भी अभी बन करके अभी अभी आई, तो मैंने तुरंत ही आपकी क्लास लगवाई है, ठीक है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि बन के ही नहीं आ पाएगी। सारे साथी जुड़ जाएं। राधे राधे। राधा जी कैसे हैं आप लोग। सभी भाई आ जाएं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। जितने क्वेश्चन आज लग पाएंगे लगाएंगे, बाकी हम कल भी लगाएंगे। कल भी मॉक टेस्ट होगा, कल भी मॉक टेस्ट होगा। जितने क्वेश्चन आज लग सकते हैं आज लगाएंगे, बाकी हम कल लगाएंगे, ठीक है। सारे भाई मेरे आ जाएं फटाफट से। राधे राधे नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होगे। हाँ, केंद्र राज्य संबंधों का मॉक टेस्ट है बच्चे, ठीक है। तो सारे भाई जुड़ जाएं, फटाफट से आ जाएं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। तो शुरुआत करें। बस ठीक ठाक है, थोड़ा सा बॉडी पेन वगैरह है। चलिए। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। किससे प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं। संविधान के प्रावधानों से, यानी जो भी बातें संविधान में लिखी हैं उनसे। नियोजन प्रक्रियाओं से, यानी प्लानिंग से, कि जो प्रॉपर प्लान होती है कि इस काम को केंद्र करेगा, इस काम को राज्य करेगा। या राजनीतिक हितों के अंतर विरोध से, ठीक। जो केंद्र राज्य के बीच डिस्प्यूट होते हैं उससे भी ये प्रभावित होते हैं। हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, अगर केंद्र बहुत ज्यादा राज्यों पर अपनी मानसिकता को थोपेगा तो वो बुरा मानेंगे, इससे भी विवाद पनप सकते हैं। क्या इनसे भी प्रभावित हो सकते हैं? तो बताइए किस किस से हो सकते हैं। खुशबू जी, प्रिया यादव, राधा, उज्जवल तिवारी, रुखसर खान, दीपा मौर्य। ठीक है भाई। उमेश साहू गुड मॉर्निंग। दिनेश भाई, चलिए। तो मैंने कहा भारत के केंद्र राज्य संबंध किससे प्रभावित होते हैं। तो साथियों याद रखना, संविधान के प्रावधानों से भी होते हैं, नियोजन प्रक्रियाओं से भी होते हैं, प्लानिंग से भी। राजनीतिक हितों पर जो अंतर विरोध होता है केंद्र राज्यों में, उससे भी होते हैं। और हुक्म चलाने की जो इच्छा प्रबलता है, अगर आप हुक्म बहुत ज्यादा चलाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, तो राज्य आपसे विरोध करेंगे। ये चारों ही बातें करेक्ट हैं। चारों से ये केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, याद रखना, चारों से। ठीक है मेरे भाई, चारों से प्रभावित होते हैं। हाँ, उज्जवल तिवारी जी किस एग्जाम में कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, यूपीएसआई में। यूपीएसआई में कम से कम आपको जनरल में स्कोर इस बार टारगेट रखना है 320 प्लस। 320 प्लस, 400 में से 320 प्लस का टारगेट रखना है, ठीक है। चलिए, भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किस बात पर निर्भर करते हैं मेरे भाई। संवैधानिक प्रावधानों पर, तो संविधान में बातें हैं, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। परंपराओं और व्यवहारों पर, जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो केंद्र राज्य का आपस में व्यवहार है उस पर। न्यायिक व्याख्या न्यायिक व्याख्याओं पर, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जो न्यायपालिका व्याख्या करती है कि भाई केंद्र आपकी इतनी अथॉरिटी होगी, राज्य आपकी इतनी अथॉरिटी होगी, ठीक है ना। क्योंकि केंद्र राज्य संबंध जो विवाद होते हैं उन पर फाइनल डिसीजन कौन करता है, कोर्ट करता है, आपको पता है, ठीक। अंतरराज्यीय विकास परिषद के, अंतरराज्यीय जो परिषद थी उसके अगेंस्ट कहां जाते थे आप डिसीजन के, कोर्ट जाते थे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। लेकिन आप नदी के जो विवाद थे उनके लिए नहीं जा सकते कोर्ट, उसके लिए अधिकरण बना हुआ था, याद करो। तो न्यायिक व्याख्या, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, यानी कि मैकेनिज्म फॉर डायलॉग। तो बच्चे बातचीत के लिए जो भी मीडिएटर होगा, जो भी इनमें आपस में संबंध बनवा रहा है, जो भी इनका सॉल्यूशन कर रहा है, इन पर भी डिपेंड है। तो मेरे साथियों सभी पर, यहां भी आंसर रहेगा सभी पर। एक संघीय राज्य व्यवस्था में शामिल है संघ और राज्य के बीच संबंध,
राज्य के मध्य संबंध, समन्वय यानी कि रेगुलेशन, आपस में जो कोऑर्डिनेशन होगा उसके लिए संबंध, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ये भी मेरे बच्चे आप प्यार से इसका आंसर कर सकते हैं बहुत इजीली। बताइए जल्दी से क्या होगा, बताइए मेरे बाबू। क्या होगा? संघ राज्य के बीच संबंध, बिल्कुल। संघीय जो राज्य व्यवस्था होती है उसमें संघ और राज्य दोनों होते हैं, उनके आपस में संबंधों पर भी चर्चा चलती है। साथ में राज्यों के मध्य संबंध, एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद वगैरह भी निपटाया जाता है, आपस में बातचीत भी बनाई जाती है, विकास के लिए समन्वय बनाया जाता है, और विवादों को सुलझाने के लिए तरह तरह की बॉडीज भी बनाई जाती है। यानी कि चारों ही करेक्ट हैं, चारों ही करेक्ट है मेरे बच्चे, चारों ही करेक्ट हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के विधायी संबंध है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मेंशन। केंद्र राज्य के विधायी संबंध किसमें है? केंद्र राज्य के विधायी संबंध मेरे बच्चे किसमें है? केंद्र राज्य के विधायी संबंध, और विधायी के अलावा यहीं पर होते हैं आपके प्रशासनिक, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, 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 या कह लो मेरे बच्चे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, कार्यपालिका संबंध, कार्यपालिका संबंध भी यहीं पर होते हैं। शायद से बोर्ड में भूत आ गया है ना, ऐसा कुछ मुझे ही फील हुआ, आपको भी फील हुआ है बच्चों? मुझे बताइएगा, बोर्ड में कुछ भूत जैसी हरकत आपने देखी कि वो मुझे ही दिखाई दी थी? चलिए, कहां पर होते हैं सर? भाग 12 में होते हैं। कहां पर होते हैं? भाग 12 में होते हैं, भाग नंबर 12 में। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान कितनी सूचियों को प्रस्तुत करता है? निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट विच टू आर्टिकल रेगुलेटेड, यानी जो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का वितरण है, जो अनुसूची है, उनसे उनका वितरण कौन से आर्टिकल करते हैं? किन आर्टिकलों में? आपको मैंने बताया था कि संघ सूची पर कानून बनाएगी संसद, राज्य सूची पर कानून बनाएगी राज्य विधानमंडल, ठीक, और समवर्ती सूची पर कानून बनाएगी दोनों, ठीक है। बताइए कौन से आर्टिकलों में थी ये बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश। कौन सा आर्टिकल था सर? 245, 246, 245, 246, 245, 246, ठीक। चलिए, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? सेंटर स्टेट रिलेशन आर गिवन इन विच शेड्यूल? अनुसूचियां आपने पढ़ी नहीं है लेकिन कभी ना कभी जरूर पढ़ी होंगी। 12 अनुसूचियां आज होती हैं। जो मूल संविधान था, जो बड़े बुजुर्ग बना के गए, उसमें 8 होती थी, ठीक। और कौन सी अनुसूचियों में शक्तियों के विभाजन की सूचियां बताई गई हैं? लिस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बताई गई हैं। जल्दी से बोलेंगे आप। हाँ, अब नहीं कर रहा है बच्चे, अब नहीं कर रहा है राधा जी, लेकिन कुछ तो बीच में करा था, ये 2-3 बार कर गया, ठीक है। वाल्मीकि भैया को क्लास ही नहीं दिखाई दे रही है, बाकी सब ऐसे ही आंसर कर रहे हैं। भाई आप ही को नहीं दिखाई दे रही, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे कर पाऊंगा? कौन सी अनुसूची होती है? 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल होती है, याद रखना। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल के आया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने की शक्ति जो केंद्र राज्य के मध्य बांटी गई है, वो कौन सी अनुसूची में होती है? वो कौन सी अनुसूची में? बेटा 8वीं में तो भाषाएं होती हैं, कहां सो रहे हो? 8वीं में तो मेरे बच्चे भाषाएं होती हैं। ठीक है, कौन सी अनुसूची बच्चे? सर 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल।
भारत में निम्न में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है यानी कि मिली है? Who among the following India's empowered legislature for children, minors and economic social planning? भारत में निम्न में से किसे शिशुओं अभ्यस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिली हुई है? जल्दी से बोलेंगे। जल्दी से। अवयस्कों के साथ साथ शिशु, अवयस्क और आर्थिक सामाजिक योजनाएं। तो बच्चे ये समवर्ती सूची का पॉइंट है, ये समवर्ती सूची का पॉइंट है। और आप लोग जानते हैं समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट वो हिस्सा है जिस पर कानून की शक्ति किस किस को मिली है, कानून की शक्ति किस किस को मिली है। बच्चे ये उल्टा सीधा मुझे ही दिख रहा है कि आपको भी दिखाई देने लगा? अब ठीक हो गया टच करते ही। चलो ठीक है, किस किस को मिली है? तो आप लोग जानते हैं केंद्र व राज्य दोनों को, केंद्र व राज्य दोनों को, केंद्र व राज्य दोनों को मिली है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेजिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड इन। भाई अवशिष्ट शक्तियां, मैंने आपसे कहा था कि ऐसा विषय जो किसी भी सूची में नहीं लिखा है, किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस लिस्ट पर कानून, उन सब्जेक्ट पर कानून कौन बनाएगा? जो विषय किसी भी सूची में नहीं होते वो अवशिष्ट विषय होते हैं, ठीक, उनको आप रेजिडुअरी सब्जेक्ट बोलते हो। उन पर कानून कौन बनाएगा? किसको हमारे यहाँ मजबूती दी है, राज्यों को या केंद्रों को? क्योंकि हम तो कनाडा वाला संघ हैं, हमारे यहाँ कौन मजबूत है? कौन मजबूत है सर? हमारे यहाँ केंद्र मजबूत है। और केंद्र में कानून कौन बनाता है सर? संसद बनाती है, संसद बनाती है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द रेजिडुअरी पावर्स इन, किसको दिया है? बताइए किसको दिया है? अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? अभी पिछले क्वेश्चन में पता चल गया था आपको, और वैसे आप जानते भी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है सर? केंद्र को, यानी कि संघ को दिया है। किसको दिया है? संघ को दिया है सर। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? आ रेजोल्यूशन पास्ड अंडर आर्टिकल 241 क्लॉज 1 shall remain in force for not more than, किससे ज्यादा समय के लिए प्रवृत्त यानी कि लागू नहीं रहेगा? बताइएगा किससे ज्यादा समय के लिए लागू नहीं रहेगा? आपको बताया है 249 यानी कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता था। राज्य सूची के विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता था, यानी संसद कानून बना सकती थी। और ऐसा कानून कितने समय से ज्यादा के लिए लागू नहीं रहेगा? याद करो, मैंने आपसे कहा भी था जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पास कर दे 2/3 बहुमत से, तो संसद उस पर कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। और ऐसा कानून कब तक लागू रहेगा? अधिकतम 1 साल के लिए। अगर 1 साल हो जाती है तो दोबारा अगर वो कानून कंटिन्यू रखना है तो फिर से राज्यसभा को कितने बहुमत से पास करना होगा? 2/3, फिर 1 साल, फिर 1 साल बढ़ जाएगा। अगर पास नहीं करती है तो फिर वो अगले 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। यानी कि कितने टाइम के लिए बनता है? कितने टाइम के लिए बनता है? 1 साल के लिए बनता है, मैंने आपको बताया था। राज्यसभा द्वारा संविधान के आर्टिकल 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। Resolution passed by Rajya Sabha under Article 249 enabling
पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेटलेस सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स इन फोर्स फॉर, यानी राज्यसभा द्वारा जो संविधान का आर्टिकल 249 है जिसमें यह कहा गया है कि संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्माण की शक्ति है। ऐसा तभी होगा जब राज्यसभा संकल्प पारित कर दे 2/3 बहुमत से। तो कितने समय से अधिक लागू नहीं रहेगा? अभी पिछले क्वेश्चन में ही आया था, ये पिछले क्वेश्चन में ही आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। 1 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा, नॉट मोर देन फॉर 1 ईयर। निम्न में से किस आर्टिकल के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? बता दो, अंतरराज्यीय परिषद कौन सा आर्टिकल आपको बता रखा है? प्रेसिडेंट बनाते थे, बनी थी सरकारी आयोग की सिफारिश पर पहली बार 1990 में, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं। बता रखा है आपको कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता था, कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता था। जो क्वेश्चन बचेंगे बच्चे उसे हम कल लगा लेंगे, परेशान ना होना। आज एनर्जी लेवल थोड़ा सा गिरा हुआ है। सुबह तो ठीक था, मैं जब पहली क्लास वाईटी पर ली थी, शायद आप में से एक आध बच्चे ने देखी हो, तो वो एनटीपीसी का सेशन चल रहा है यूट्यूब पर, ठीक है ना। जब एग्जाम शुरू होने तक चलेगा तब तक तो मैं ठीक था, लेकिन उस क्लास के बाद सडनली पता नहीं सर्द गर्म सी हो गई, ठीक है, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज्यादा हो रही है भयंकर, और स्टूडियो में एसी, तो स्थिति एकदम, मौसम का भी ऐसा होता है ना कि धूप में से आए अचानक से एसी क्लास लेनी स्टार्ट कर दी, तो इस चक्कर में आज थोड़ी गड़बड़ हो गई। 263 आर्टिकल कौन सा होता है? 263। ये क्या चीज हो रही है बोर्ड में? देखो अब साफ दिखाई दे रहा है या आपको नहीं दे रहा? लेकिन मैं एक बार अगर इसे टच करूं तो शायद ये ठीक हो जाएगा। जादू हो गया बोर्ड में अपने आप। एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी एस्टैब्लिश। भाई बता दो भैया, कौन बनाते थे अंतरराज्यीय परिषद को? कौन बनाते थे अंतरराज्यीय परिषद को? कौन बनाते थे? कौन बनाते थे? बेहद शानदार सर, राष्ट्रपति जी बनाते थे, प्रेसिडेंट बनाते थे। अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, द सोर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इज। अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या होता है, यानी किसमें पावर है इसे बनाने की, और किसने कहा है? निर्माण स्रोत, स्रोत का मतलब वो चीज होती है जहां से आई है। अंतरराज्यीय परिषद का जिक्र आपको कहां पर पढ़ने को मिला? वही इसका स्रोत है। अंतरराज्यीय परिषदों का जिक्र आपको कहां पढ़ने को मिला? आर्टिकल 263 में पढ़ने को मिला। किसके 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 आर्टिकल 263 में पढ़ने को मिला आपको? किसके आर्टिकल 263 में पढ़ने को मिला? क्वेश्चन क्लास देखने बाद पीडीएफ से लिख सकते हैं, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनको तो आप वैसे ही बस पढ़ लेना बच्चे, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। इन्हें क्या करेंगे लिख के किशन भाई? संवैधानिक, बेटा अंतरराज्यीय परिषद का जिक्र आपको संविधान में मिलता है, इसका स्रोत संविधान है, ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जो संविधान में लिखी हों, जो संविधान में लिखी हों, ठीक है। निम्न में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत हैं, यानी कि अधिकार रखते हैं? कौन गठन कर सकते हैं आपकी इंटर स्टेट काउंसिल का? कौन गठन कर सकते हैं आपकी इंटर स्टेट काउंसिल का? अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकते हैं? कौन इसकी अथॉरिटी? कौन रखते हैं अथॉरिटी? सर राष्ट्रपति जी रखते हैं।
भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संस्थाओं में से कौन सी संवैधानिक और विधितर संस्थाएं हैं? Which of the following are extra constitutional and statutory bodies that ensure cooperation and coordination among state in India? इनमें से कौन सी संस्था ऐसी है जो संविधानेतर है या फिर विधियेतर है? संविधानेतर का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संविधान के बाहर, संविधान के बाहर। 1 मिनट का समय देना। फिर सही हो गया? 1 मिनट का समय देना बच्चे। संविधानेतर का मतलब होता है संविधान के अतिरिक्त, संविधान के अतिरिक्त, यानी जो संविधान में नहीं है, संविधान से एक्स्ट्रा है, फिर भी काम कर रही हैं, फिर भी क्या कर रही हैं? काम। विधियेतर यानी कि कानून के अतिरिक्त, कानून के अतिरिक्त, जो किसी कानून से नहीं बनी, जो किसी कानून से नहीं बनी, जो किसी, उज्जवल जी अभी भी नहीं मान रहा है, अंकित भाई ठीक है। तो कानून के अतिरिक्त, कानून के अतिरिक्त, कानून के अतिरिक्त, संविधान के अतिरिक्त और कानून के अतिरिक्त। तो बच्चे मैं आपको पहले ही बताऊं, जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये तो संवैधानिक है, इसका तो संविधान में जिक्र मिलता है, इसका तो संविधान में जिक्र मिलता है। किस में जिक्र मिलता है? संविधान में जिक्र मिलता है, ये संवैधानिक हो गई। ये जो आपकी आंचलिक परिषदें हैं ये विधिक संस्थाएं हैं, ये विधिक हैं, विधिक यानी कानूनी, ये विधिक यानी कानूनी संस्थाएं, यानी किसी ना किसी कानून से बनी है, किसी ना किसी कानून से बनी है। लेकिन बच्चे जो आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद है और जो आपके राज्यपाल के सम्मेलन है, ना तो ये संविधान में है ना ये किसी कानून से बने हैं। तो आंसर रहने वाला है आपका 1 और 2, 1 और 2। जानता हूं बोर्ड ज्यादा दिक्कत दे रहा है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सही सुमेलित नहीं है बच्चे मेरे? जल्दी से बताइएगा, देखते ही आप आंसर कर देंगे, उम्मीद है। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 262 में है। नदी पानी विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में बना था। नदी बोर्ड एक्ट क्या 1970 में आया था? यहीं पकड़ लो, क्या नदी बोर्ड जो एक्ट था ये 1970 में आया था? ये बच्चे तभी आया था जब अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बना था। यही गड़बड़ है, यही अपना आंसर है, यही अपना क्या है? आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, सरकारीय आयोग किन संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारीय कमीशन वॉज एस्टैब्लिश टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। भैया किस लिए स्थापित हुआ था सरकारी आयोग? बता दो, मैंने आपको पढ़ाया है। सरकारी आयोग किस लिए स्थापित हुआ था? सरकारी आयोग किस लिए? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मध्य संबंधों के लिए, विधायिका कार्यपालिका के संबंधों के लिए, या केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों के लिए, या कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंधों के लिए? तो आप कहेंगे सर केंद्र राज्य संबंधों के लिए। नीचे दिए गए कथन
ए को कथन, दूसरे को कारण आर से दिया गया है। आपको बताना है कि दोनों सही हैं, क्या व्याख्या कर पा रहा है, कारण नहीं कर पा रहा। तो देखते हैं। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार आर्टिकल 356 का उपयोग कम से कम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सरकारिया कमीशन आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली। कारण क्या है? जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। भाई सोच के देखो, जब मैंने आपको सरकारी आयोग बताया था तो इसकी सिफारिश मैंने लिखी थी आपसे और बोला था कि पहली बात तो अंतरराज्यीय परिषद बनाई इसकी सिफारिश पर। दूसरी बात इसने कहा था आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन है उसका उपयोग संभल के करो। संभल के करो क्यों कह रहा होगा? क्योंकि जरूर पास्ट में जो केंद्र सरकार है वो इसका मिसयूज करती रही होगी, इसीलिए आदमी कह रहा है कि भाई इसका उपयोग संभल के करो। तो बिल्कुल सही बात है, इसने ये बात कही थी कि इसका उपयोग कम से कम करो, संभल के करो, क्योंकि जरूर पास्ट में केंद्र सरकारों ने इसका मिसयूज किया होगा। ठीक, मिसयूज किया होगा, आदमी इसीलिए सलाह दे रहा है कि भैया इसका उपयोग कम से कम करो, संभल के करो। तो एकदम दोनों सही है और पूरी तरह से व्याख्या भी कर रहा है, पूरी तरह से व्याख्या भी कर रहा है, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? बता दो। विच कमीशन सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल नोन एज द इंटर गवर्नमेंट काउंसिल, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। किस आयोग ने इसका समर्थन किया? किसकी सिफारिश पे ये बनी थी? जल्दी से बोल दें। किसकी सिफारिश पे ये बनी थी मेरे बच्चे? किसकी सिफारिश पे आई थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसकी सिफारिश पे? सरकारी आयोग सर। निम्न में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापनाएं हुई थी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन एंड कमिटी वॉज द इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश इन इंडिया? किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? किसकी सिफारिश पर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सरकारी आयोग की सिफारिश पर सर। किसकी? सरकारी आयोग। वक्तव्य दिए गए हैं भैया, आपको बताना है कथन कारण, व्याख्या कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। डिमांड्स फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। सोच के देखो, विचार करो, लॉजिक लगाओ और आंसर दो। लॉजिक लगाओ और आंसर दो। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे क्यों बढ़ती रही? क्या बात सही है? क्या केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती नहीं है? जी सर, बिल्कुल बढ़ती हैं, क्योंकि आपको पता है अगर केंद्र में किसी दूसरी गवर्नमेंट की सरकार है और राज्य में किसी दूसरी गवर्नमेंट की सरकार है तो आपस में उनकी विचारधारा मैच नहीं करती। आप ये जानते हैं। ममता बनर्जी की कभी केंद्र से नहीं पटेगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और बंगाल में ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस वाली। तो आपस में संबंध बढ़िया बनाने के लिए विचार आते रहेंगे, ये बात सत्य है। और क्यों आते रहेंगे? राज्य क्यों इनसे, हाँ भाई, एक व्यक्ति आपसे क्यों रूठेगा? जरूर आप उसके साथ भेदभाव कर रहे होगे, जरूर आप उसके साथ भेदभाव कर रहे होगे। अगर जिस राज्य में वो सरकार नहीं होती जो केंद्र में बैठी है, तो वो राज्य सरकारों को फंडिंग नहीं देती है उतनी ज्यादा, वो राज्यों को उतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। यानी कि सपोर्ट नहीं करती है मतलब राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए साधनों की क्या हो जाती है? कमी। तो दोनों बातें सही हैं। क्या व्याख्या कर पा रहा है? क्या व्याख्या कर पा रहा है? केंद्र राज्य संबंधों पर जो मांगे बढ़ रही हैं पुनर्विचार की, इसका कारण है कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए तो संबंध बिगड़ रहे हैं। इसलिए तो बात की जा रही है कि भैया आपस में संबंधों पर पुनर्विचार करो। बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नीचे दिए गए कथन और कारण है, फिर से वही बात है कि भाई विचार करो। पहला कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग
संसद के कानूनों तथा राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। याद करो, दादी ऑर्डर दे रही थी, दादी के निर्देशों का पालन पापा चाचा और ताऊ के कमरे में कौन कराएंगी? मम्मी चाची ताई कराएंगी। और पापा चाचा ताऊ ने जो कानून बनाए हैं उन्हें भी मम्मी ही लागू कराएंगी। साथ में दादी इसके लिए निर्देश देती थी कि कर। अपनी कार्यपालिका का शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। बताओ, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? सारी चीजें। और बच्चे, यूपीपीसीएस 2007 के प्री का क्वेश्चन है ये, और देख लो हमारे पढ़ाए हुए में से ही है। और ये ही नहीं, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपने लगाए हैं वो सिविल सर्विसेज में आए हुए हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर उठा करके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, दोनों सही हैं और ए इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आपको बिल्कुल मैंने एज इट इज पढ़ाया था कि भैया राज्य की कार्यपालिका की दायित्व होता है कि राज्य के अंदर संघ के कानूनों को भी लागू करे और राज्य के कानूनों को भी लागू करे। और किस तरीके से लागू करना है, इसके लिए भारत सरकार यानी कि दादी निर्देश भी देती थी मम्मी चाची ताई को, किस तरीके से लागू करो। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का उपयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? कौन सा आर्टिकल था? इस बार तो आर्टिकल पूछ लिया एज इट इज। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट एक्सरसाइज्ड इन सच अ वे दैट इट डज नॉट impede or adversely affect the exercise of executive power of union। यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना है, जो चाची मम्मी ताई हैं उनकी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करना है कि भैया दादी की जो शक्तियां हैं उनमें कोई अड़चन ना आए, दादी की शक्तियों में कोई रुकावट ना आए। ठीक, शरीफ भाई पेपर लगाओ, पेपर लगाओ, फिर आप कहोगे कि इस मास्टर ने क्या पढ़ाया था। अपने एसआई के पेपर लगाओ, आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, एसआई के पेपर लगाओ, देखो प्रीवियस ईयर 2017 वाले क्वेश्चन उठा के देखो, केंद्र राज्य संबंधों से क्वेश्चन आया हुआ हो और आपसे छूट जाए या हमारे पढ़ाई में से ना हो, जो कहोगे वो होगा। बताओ कौन सा आर्टिकल था मेरे बच्चे, बोलें जल्दी। कौन सा आर्टिकल था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि भैया संघ की कार्यपालिका शक्ति में ना तो कोई रुकावट आए ना ही अड़चन आए, यानी कि उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए काम, उसके दिशा निर्देशों को तो आपको मानना ही पड़ेगा। कौन सा आर्टिकल था? यानी पढ़े हुए नहीं हो, पढ़े हुए नहीं हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। आर्टिकल 257, आर्टिकल 257, आर्टिकल 257, पढ़े हुए ही नहीं हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को विवरण है? भैया किस भाग में थे वित्तीय संबंध, किस भाग में थे वित्तीय संबंध? बता दो, संविधान के किस भाग में वित्तीय संबंध थे? संविधान के किस भाग में वित्तीय संबंध थे? पहले आपसे विधायी संबंध पूछा था, पहले आपसे विधायी संबंध पूछा था, तो विधायी और प्रशासनिक संबंध किसमें होते थे? 11 में। विधायी और प्रशासनिक संबंध होते थे 11 में, और फाइनेंशियल रिलेशन किसमें होते हैं? 12 में। हमने वहां पे क्या लगाया था बच्चे? शायद हमने वहां क्या लगाया था? अरे ये भाग 12 में तो वित्तीय संबंध होते हैं बच्चे, आपने भी ध्यान नहीं दिया और हमने भी यहां टिक लगा दिया। ये तो वित्तीय संबंध होते हैं और हमसे क्वेश्चन में पूछा है विधायी संबंध। विधायी और प्रशासनिक संबंध कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं भाग नंबर 11 में, भाग नंबर 11 में मिलते हैं, भाग नंबर 11 में। आपने भी नहीं बोला, 12 में तो वित्तीय संबंध आते हैं बच्चे। बारह में तो वित्तीय संबंध आते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन।
12 में तो वित्तीय संबंध आते हैं। एक 13 कह रहा है अंजना भारती, ऐसे ऐसे होगा काम, ऐसे निकलेगा एग्जाम। केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किसमें है? द इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन डिस्कस्ड अंडर, किसमें है? कौन से आर्टिकल में है? तो बच्चे इसे आप याद कर लेना, जो आपके आर्थिक संबंध थे, आर्थिक संबंध मतलब टैक्सेशन वगैरह की जो बातें थी ना, टैक्स वैक्स लगाने की, वही थे आर्थिक संबंध। जो टैक्स से रिलेटेड 5 मैंने एक साथ पॉइंट बताए थे वो इस बीच के थे, इस बीच के थे, याद करो। 268 संघ लगाएगा, राज्य कलेक्ट करेगा, राज्य ही यूज करेगा। 269 संघ लगाएगा, संघ ही इकट्ठा करेगा, उपयोग राज्य करेगा। 279 संघ लगाएगा, संघ ही इकट्ठा करेगा, बटेगा दोनों में। 279A संघ लगाएगा, संघ ही इकट्ठा करेगा, बटेगा दोनों में। और एक था 271 में भी दोनों में बट रहा था, है ना, ये चीज आपको बताई थी। फिर जीएसटी भी इसी में आया था, 279A। भारत के संविधान में किस आर्टिकलों में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है? देखो एज इट इज छपा है क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और देख लो उसका एग्जाम्पल। और ये किस एग्जाम में आया है मैं आपको बता देता हूं, ये किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बच्चे झारखंड पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र लगाता है, यानी संघ लगा रहा है, एकत्र भी संघ करता है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा होता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टैक्सेस लाइव्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट? बता दो। केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा होगा, लगाएगा केंद्र, वसूलेगा भी केंद्र, लगाएगा केंद्र, वसूलेगा भी केंद्र, लगाएगा केंद्र, वसूलेगा भी केंद्र। तो याद करो 268 में केंद्र लगाता था लेकिन राज्य वसूलते थे। 269 में केंद्र लगाता था, केंद्र ही वसूलता था, लेकिन केवल राज्य ही उसका यूज करते थे। 269A में आईजीएसटी था, संघ लगाता था, संघ ही कलेक्ट करता था, और बढ़ता दोनों में था, बढ़ता दोनों में था। 269A ऑप्शन में है ही नहीं, बचा 270 भी संघ लगाता था, 270 भी संघ लगाता था, संघ ही कलेक्ट करता था, बढ़ता दोनों में था। बेटा 269A भी सेम लैंग्वेज है, लेकिन 269A ऑप्शन में है ही नहीं। खुशबू जी पढ़ तो ठीक से लो मेरे लाल, ऐसे नहीं निकलेगा एक एग्जाम सिंगल। आप जो क्वेश्चन चाह रहे हो कि क्वेश्चन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिखाई देंगे। नाम रखने से केवल खुशबू जैसे लक्षण नहीं आ जाते बच्चे, मेहनत करनी पड़ती है जीवन में खुशबू लाने के लिए। साफ कह रहा हूं मैं आज, मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल सोच करके जा रहे हो पेपर में तो बिल्कुल गलत जगह आए हो, बिल्कुल गलत जगह, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर में। आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपको क्या पढ़ाया है, आपकी खोपड़िया में कुछ पता ही नहीं, पल्ले ही नहीं। जबकि 269A और 270 दो ही ऐसे आर्टिकल थे जिसमें ये बात लिखी थी कि टैक्स संघ लगाएगा, कलेक्ट संघ करेगा, बटेगा दोनों में। 269A ऑप्शन में है ही नहीं, ए ऑप्शन में है ही नहीं, तो बचा कौन? 270। अबे दीपा मौर्य तू भी इसी की कैटेगरी की है भैया, खुशबू की कैटेगरी की। तू भी दीपक नाम रख के बैठी है, लेकिन उजाला तू भी ना कर पाएगी भाई। 269 जो आर्टिकल का आंसर आप कर रहे हो दीपा, वो 269 में टैक्स संघ लगाता था, कलेक्ट संघ करता था, लेकिन उपयोग राज्य करते थे, दोनों थोड़ी करते थे। पढ़ ही नहीं रहे हो, कैसे काम चलेगा? क्या ही है यार। अभी इसमें क्वेश्चन बाकी है, लेकिन बोर्ड भी आज दिक्कत दे रहा है, तो इसे अभी रिफ्रेश मारना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए। तो अगली क्लास जो भी होगी इसमें उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, और आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। आगे के क्वेश्चन कल कंटिन्यू करूंगा 28 के ठीक बाद से 29 से, ठीक है? पढ़ लो, अभी भी समय है, बहुत समय है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा, भविष्य अपना खराब कर रहे हो भाई।
मैंने पहले ही कहा था ईमानदारी से मेहनत करोगे, ईमानदारी से कराऊंगा, मैं ईमानदारी से कराता रहूंगा, लेकिन आप लोग नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।